अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात शुरू की थी ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट दैट इज़ डन बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट बिहेवियर सिंपली मीन्स कि हाउ कॉस्ट विल रिएक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी कॉस्ट का कोई भी टाइप ऑफ कॉस्ट हो, वो किस तरह से बिजनेस एक्टिविटी के साथ चेंज होती है या नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं एज वेरिएबल और फिक्स्ड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वेरिएबल टर्म का मतलब होता है जो चीज़ वेरी करती हो, चेंज होती हो। फिक्स्ड जो सेम रहती है, जो कि चेंज नहीं करती, उसे हम फिक्स्ड कहते हैं। तो सिमिलरली द टोटल वेरिएबल कॉस्ट changes when the level of activity changes and total fixed cost remains unchanged or constant when the level of activity changes। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो बेसिकली देखो, जब भी हम डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट का डेटा कंपाइल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो जो कॉस्ट का डेटा है इट इज़ ऑलवेज कलेक्टेड रेलिवेंट टू अ सर्टन बिजनेस एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हो तो प्रोडक्शन इज़ द एक्टिविटी जिसके लिए हम कॉस्ट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट को हम क्लासीफाई करना चाहें एज वेरिएबल और फिक्स, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट की वो टाइप्स या प्रोडक्शन कॉस्ट की वो एलिमेंट्स जो कि वेरी करते हैं, चेंज करते हैं विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं करती है उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक होती है बात। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज वन दैट चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। लेट्स सपोज कंसिडर दैट योर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन बिल, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन हाउ मैनी मिनट्स यू हैव टॉक्ड। मतलब आप जितना टाइम बात करते हो, आपका टेलीफोन जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स होते हैं वो आपके उस मिनट्स के हिसाब से आते हैं। आपने जितने मिनट की बात की होती है उसके हिसाब से आपकी चार्जेस होते हैं। जब जितना लंबी बात होगी उतने ज़्यादा आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के चार्जेस होंगे। तो इट मीन्स दैट वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन बिल इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन के बिजनेस के लिहाज से देखें तो बिजनेस के लिए लेट्स सपोज वी आर ट्राइंग टू सी कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, प्रोडक्शन कम होती है तो ये कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसमें आ जाती है जी, रॉ मटेरियल पे हमने जितना खर्चा किया है, जितना ज़्यादा हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन उस लिहाज से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रॉ मटेरियल पे खर्चा भी ज़्यादा आएगा क्योंकि हम ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम करेंगे। सिमिलरली जो लेबर कॉस्ट है इट इज़ ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा लेबर्स काम करेंगे, उनको उतना ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा। बट रिमेंबर दैट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि अब आप कहते हो कि जी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और एक यूनिट को बनाने पे लेट्स सपोज हमारे ऊपर 10 सेंट्स का खर्चा आता है, ठीक है। तो ये जो पर यूनिट रिक्वायरमेंट है वो तो सेम रहेगी ना, पर यूनिट खर्चा ऑफ 10 सेंट्स विल रिमेन द सेम। जैसे भी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि जो टोटल आपका टेलीफोन बिल है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी मिनट्स हैव यू टॉक्ड, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा मिनट्स होंगे उस हिसाब से चार्जेस ज़्यादा होंगे, लेकिन पर मिनट चार्जेस तो सेम होंगे। ठीक होती है बात। जैसा यहाँ पे अगर पर मिनट चार्जेस आर 10 सेंट्स, तो इसका मतलब है कि एक एक मिनट के आपके 10 सेंट्स चार्ज होंगे, ठीक है। अब आपने 10 मिनट बात की तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 सेंट्स चार्जेस हो जाएंगे। आपने 20 मिनट्स बात की तो 20 इंटू 10 200 सेंट्स चार्ज होंगे टोटल, लेकिन पर मिनट के जो चार्जेस हैं वो तो सेम रहेंगे ना, ठीक है। तो याद रखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट में आ जाती हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफ़ा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। सप्लाईज एंड ट्रेवल चार्जेस आर ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो होते हैं ये भी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल्स में आते हैं। इसके अलावा सेल्स कमीशन एंड शिपिंग कॉस्ट, ठीक है, सही बात है। सेल्स कमीशन चार्ज होता है ऑन नंबर ऑफ सेल्स, जितनी सेल ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा।
ठीक होती है बात। एंड शिपिंग कॉस्ट भी जो हम डिलीवरिंग की चार्जेस पे करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरिएबल। जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना वो, ठीक होती है बात। टोटल फिक्स कॉस्ट इज वन दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल इवन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंजेस। जब वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है तब भी ये फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मंथली बेसिक लाइन रेंट होता है, दैट इज़ अ फिक्स कॉस्ट, वो सेम रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस कॉल्स मेड। अनदर एग्जाम्पल विल बी, लेट्स सपोज आपने जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हो वो फैक्ट्री आपने रेंट पे ली हुई है और रेंट आपने फिक्स किया हुआ है 10,000 का विद द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो आपने हर मंथ 10,000 उस ओनर को पे करने होंगे। अब उस फैक्ट्री में आप जितनी भी प्रोडक्शन करो तो रेंटल पेमेंट इज़ फिक्स कॉस्ट एज पर प्रोडक्शन, ठीक होती है बात। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है विद द चेंजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी। जिस तरह अभी एग्जांपल में था कि जी आपकी जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं, बेसिक लाइन रेंट है, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद द नंबर ऑफ कॉल्स। लेकिन अगर हम पर यूनिट कॉल की बात करें, अब अगर लेट्स सपोज लाइन रेंट इज $1,000, ठीक है, लाइन रेंट इज $1,000 और आप एक महीने में 100 कॉल्स करते हो तो पर यूनिट कॉल कितनी आएगी आपकी, पर यूनिट कॉल विल बी $10। ऐसी बात है ना, 1,000 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 10 पर यूनिट पे आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप ये कॉल्स डबल कर देते हो, 200 कर देते हो, तो अब क्या करोगे, अब 1000 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो आपकी पर यूनिट कॉल कितनी आएगी, $5 आ जाएगी, ठीक है ना। 1000 डिवाइडेड बाय अब 200 करोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट में आता है जी रेंटल चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, एग्जीक्यूटिव की सैलरीज, डिप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एज पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक बात समझ में आती है। समराइज किया हुआ यहाँ पे कॉस्ट बिहेवियर को, इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट changes with the changing level of activity or level of production, but per unit variable cost remains the same over wide range of activity. Total fixed cost remains same when the activity level changes, but per unit fixed cost decreases with the changing level of activity. यहाँ तक बात समझ में आती है। ऑन बिहेवियर हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं एज सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, या जिसको हम स्टेप वेरिएबल या स्टेप फिक्स्ड भी कहते हैं। अब जो नॉर्मल कॉस्ट होती है आपकी, जिसमें फिक्स कॉस्ट ले लो, और स्टेप वेरिएबल और स्टेप सेमी फिक्स्ड में क्या फ़र्क होता है। फिक्स कॉस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्टिविटी विल रिमेन्स द सेम, जबकि जो सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड होती है एक ऐसी कॉस्ट है जो कि विद सर्टन रेंज ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाती है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आप प्रोडक्शन करते हो और अपने प्रोडक्ट को आपका बिजनेस है, प्रोडक्शन प्लांट है, फैक्ट्री है, और साथ में आपका जो है एक आउटलेट भी है जहाँ पे फैक्ट्री से आप सामान लेके अपने आउटलेट पे रखते हो और फिर कस्टमर को सेल करते हो, ठीक होती है बात। अब फैक्ट्री से आउटलेट तक जाने में जारी बात है सामान लेके जाना पड़ेगा, तो आपने उसके लिए एक ट्रक हायर किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक ट्रिप लगाता है फ्रॉम फैक्ट्री टू द आउटलेट। उसके चार्जेस करता है $500 चार्ज करता है, ठीक है। और एक ट्रक में लेट्स सपोज 50 यूनिट्स जो भी आप प्रोडक्शन करते हो उसके 50 आइटम्स 50 यूनिट्स उस ट्रक में लोड हो जाते हैं और फिर वो ट्रक जो है आउटलेट तक आ जाता है। अब यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस होंगे, ट्रेवलिंग चार्जेस होंगे, दैट विल बी $500, ठीक होती है बात। अब 50 यूनिट्स तक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस विल रिमेन फिक्स्ड, क्योंकि एक ट्रक का चक्कर लगाना होगा, एक ट्रिप होगा ट्रक का फ्रॉम फैक्ट्री टू आउटलेट, जिसमें सामान जितने 50 यूनिट्स बने हैं वो डिलीवर हो जाएंगे टू आउटलेट, वहाँ से आगे सेल आउट हो जाएंगे। तो जब तक प्रोडक्शन आपकी 50 यूनिट्स की है, आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हो, 50 से ज़्यादा हो जाती हैं, 60 हो जाती हैं। अब अगर 60 यूनिट्स बनाए हुए हैं तो ट्रक की कैपेसिटी है क्योंकि 50 यूनिट्स की, तो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स तो आप उस ट्रक में नहीं रख के भिजवा सकते। आप क्या करोगे,
एक ट्रिप लगाएगा ट्रक, 50 यूनिट्स लेके चला जाएगा आउटलेट तक, फिर वापस आएगा और 10 यूनिट्स दोबारा से अपने अपलोड होके उसमें रख के फिर उसके बाद जो है वो जाके बाकी के रिमेनिंग यूनिट्स भी ड्रॉप कर देगा एट द आउटलेट। अब क्या हुआ, अब उस ट्रक ने 2 चक्कर लगाए, पहले चक्कर के $500 तो दूसरे के में भी सेम कंज्यूम होगा पेट्रोल ना, सेम कंजम्पशन होगी पेट्रोल की। तो अब इस केस में जो आपकी एक पहले फिक्स कॉस्ट थी वो एक सर्टन लेवल के बाद 50 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है, तो अब वो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो गई है, वेरिएबल चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इस किस्म की कॉस्ट को हम कहते हैं ये सेमी फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। यहाँ तक बात समझ में आती है? इसको तो ग्राफ से समझाया गया कि एग्जांपल में लेट्स सपोज जो रेंट पे किया जा रहा है वो पे किया जा रहा है बेस्ड ऑन द एरिया, कितना एरिया आप रेंटल पे लेते हो उस हिसाब से रेंट पे करते हो। तो एज पर सम एग्रीमेंट अगर आपने एरिया स्पेस रेंट किया है बिटवीन 0 to 1000 स्क्वायर फीट तो उसका रेंटल पे किया जाता है 30,000। फ्रॉम 1000 to 2000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया जो रेंट फिक्स्ड है दैट इज 60 to 60,000। फिर जो एरिया 2000 से 3000 स्क्वायर फीट का है उसका रेंट हुआ हुआ फिक्स 90,000 का। तो अब देखो यहाँ पे जो 0 से 1000 तक की रेंज है, बिटवीन दिस रेंज द रेंटल कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड। लेकिन अगर एरिया आपका 1000 से बढ़ के 2000 हो जाता है तो अब यहाँ पे जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी पहले वो इंक्रीज होके 60 पे चली जाती है, वेरिएबल बन जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी फिक्स्ड और स्टेप वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब बात समझ में आती है? अब जितने भी किस्म की कॉस्ट हो, लास्ट टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई करना पड़ता है एज बीइंग रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग और इररेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जिस इन्फॉर्मेशन की, जिस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम, या जो हमारे डिसीजंस के लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस रखती है उसे हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। और वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, हमारे डिसीजन मेकिंग उस इन्फॉर्मेशन से इफेक्ट नहीं होते, उस किस्म की कॉस्ट को हम कहते हैं ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन प्रॉब्लम्स के लिए रेलेवेंट होती है, उसमें 2 बेसिक कैरेक्टर्स होने चाहिए फॉर मेकिंग सम कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू दैट डिसीजन, पर्टिकुलर डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, इट शुड बी रिलेटेड टू सम फ्यूचर एक्टिविटी। कॉस्ट का वो डेटा जो कि फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेट करता है हमेशा वो रेलेवेंट की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस का ओनर है वो मैनेजमेंट से पूछता है कि जी मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, लेट्स सपोज हमने नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो टेल मी हाउ मच एक्स्ट्रा विल वी कॉस्ट। तो जो हमने फ्यूचर में प्रोडक्शन करनी है, अब डिसीजन मेकिंग के लिए जितनी हम प्रोडक्शन पे कॉस्ट कर चुके हैं दैट इन्फॉर्मेशन विल नॉट मैटर आवर डिसीजन। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट मंथ में जितनी प्रोडक्शन करनी है फ्यूचर में उस पर कितना खर्चा आएगा वो इन्फॉर्मेशन हमें डिसीजन के लिए चाहिए ना। तो relevant information वो होती है that is based on some future activity and secondly it differs among competing alternatives। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन लेते टाइम हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, हम ये काम करें या ये काम ना करें, हम मशीनरी ए को ख़रीदें कि मशीनरी बी को ख़रीदें, हम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ऑर्डर एक्सेप्ट करें या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ऑर्डर एक्सेप्ट ना करें। तो जब भी डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग में नॉर्मली वी हैव सर्टन अल्टरनेटिव्स और उन अल्टरनेटिव्स के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है, वो हमेशा हमारे लिए रेलेवेंट की कैटेगरी में आती है। बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि मैनेजमेंट जो है वो देखना चाह रही है कि हमें नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्शन पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये जो इतना खर्चा आएगा इसके लिए हमने कॉस्ट देखनी है वो जो कि हम प्रोडक्शन करते हैं तो खर्चा होता है, प्रोडक्शन नहीं करते तो खर्चा नहीं होता। ठीक है, 2 अल्टरनेटिव्स हैं ना, हम प्रोडक्शन करें एक्स्ट्रा या नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ना करें, ये 2 अल्टरनेटिव्स हैं। तो इस डिसीजन से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होगी, इट विल डिफर अमंग दीज 2 अल्टरनेटिव्स। तो इस एनालिसिस के लिए
इस डिसीजन मेकिंग के लिए हम ऐसी कॉस्ट को अपने सामने रखेंगे, ऐसी कॉस्ट का डेटा अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करेंगे जो कि डिफ़र करती होगी अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। हम अगर प्रोडक्शन करते हैं तो वो खर्चा होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं करते तो वो खर्चा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है? इस किस्म की कॉस्ट को हम कहते हैं ये रेलेवेंट इन नेचर है। अब हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी है तो हम एक्स्ट्रा खर्चा क्या करेंगे, हम रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, उस पर खर्चा आएगा, लेबर कॉस्ट होगी, उस पर खर्चा आएगा। इट मीन्स कि लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट विल बी रेलेवेंट इन नेचर फॉर दिस टाइप ऑफ डिसीजन। लेकिन हमने जो फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है, इस फैक्ट्री का रेंटल की कॉस्ट इज़ इररेलेवेंट फॉर डिसीजन। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ना करें, रेंट तो हमने पे करना है ना, ठीक है, रेंटल तो पे करना है, क्योंकि जगह हमने पूरी फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है। उस फैक्ट्री में हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्शन तो हो रही होगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, एक्स्ट्रा स्पेशल ऑर्डर के लिए हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव के साथ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इंफॉर्मेशन चेंज करेगी, दैट विल बी मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। तो इस किस्म के डिसीजन के लिए मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट इज रेलेवेंट एंड रेंटल कॉस्ट विच इज एन ओवरहेड कॉस्ट इज इररेलेवेंट इन नेचर। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब किस किस्म की कॉस्ट हमारे पास रेलेवेंट या इररेलेवेंट की कैटेगरी में आती हैं, तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं विच आर लाइक इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल संक कॉस्ट। संक का मतलब होता है डूब जाना। तो बिजनेस की वो कॉस्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड आर कंसिडर्ड एज संक कॉस्ट बिकॉज दीज कॉस्ट आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर एनी फ्यूचर डिसीजन। समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में दिया कि जी वी आर ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ और नॉट, ठीक है। तो मैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिसीजन के लिए कलेक्ट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी है इस पर कितना रॉ मटेरियल का खर्चा आना है, इस पर कितना लेबर का खर्चा आना है, ठीक होती है बात। अब जो रॉ मटेरियल है जो हमें एक्स्ट्रा, लेट सपोज हमें एक ऑर्डर मिला है 10 यूनिट्स बनाने हैं, उन 10 यूनिट्स पे जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है 10,000 का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा चाहिए। मुझे अपनी मैनेजमेंट से पता चलता है, मैं प्रोडक्शन वालों से पता चलता है कि जी 10,000 का मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। हमारी रेगुलर प्रोडक्शन से एक्स्ट्रा कुछ हमने मटेरियल ख़रीद लिया था तो वो हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब ये जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स के लिए 10,000 का रॉ मटेरियल चाहिए था, जो पहले मेरे लिए रेलेवेंट था, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको ख़रीद के रख चुकी हूँ, मुझे अब इस डिसीजन को, जो नया डिसीजन लेना है टू वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द न्यू ऑर्डर और न्यू प्रोडक्शन ऑर्डर, इट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय परचेजिंग ऑफ मटेरियल, क्योंकि मैं ये मटेरियल ऑलरेडी परचेज कर चुकी हूँ, मैं इस मटेरियल पे ऑलरेडी खर्चा कर चुकी हूँ। प्रोडक्शन हो या ना हो, 10,000 का मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी ख़रीद चुकी हूँ। तो ये जो मटेरियल कॉस्ट इस सिचुएशन में होगी उसे हम कहेंगे ये संक कॉस्ट है। तो संक कॉस्ट, रिमेंबर, संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट टू डिसीजंस, ठीक होती है। तो अगर हम समराइज करें तो रेलेवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट एंड और बेनिफिट्स दैट डिफर बिटवीन अल्टरनेटिव्स, ठीक होती है बात। इस रेलेवेंट कॉस्ट को हम एक और नाम भी देते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब अगर हम ऑल्टरनेटिव अपना डिसीजन चेंज कर लें तो हम इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर का, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का ऑर्डर नहीं लेती, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का ऑर्डर नहीं लेती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल पे कोई ख़र्चा नहीं करना है, मुझे एक्स्ट्रा लेबर पे कोई ख़र्चा नहीं करना है, अवॉइडेबल कॉस्ट है, ठीक होती है बात। एंड और जो इररेलेवेंट कॉस्ट होती हैं उनको हम एक और नाम भी देते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो हम कोई डिसीजन लें या ना लें, ये खर्चे हमने ख्वामख्वाह करने हैं। दीज कॉस्ट और बेनिफिट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर डिसीजंस। इसमें हमारे पास संक कॉस्ट आती है और दूसरा इसमें फ्यूचर कॉस्ट दैट डू नॉट डिफर बिटवीन द ऑल्टरनेटिव्स। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर रॉ मटेरियल हमने पहले से ख़रीद के रखा हुआ है तो जिस नया ऑर्डर हमें मिला है, एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला है, नॉर्मल प्रोडक्शन के से हट के हमें स्पेशल ऑर्डर मिला है, अब वो हम ऑर्डर लें या ना लें, इट हैज़ एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट दैट इज़ द मटेरियल ऑलरेडी परचेस्ड बाय द बिजनेस, क्योंकि वो संक कॉस्ट की कैटेगरी में आती है।
सिमिलरली जो हमने रेंटल फैक्ट्री का पे करना है दैट इज़ ऑल्सो अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डर की प्रोडक्शन करें या ना करें, नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में होगी, तो फैक्ट्री का रेंट तो हमने पे करना है। बात समझ में आती है? तो रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड बाय एलिमिनेटिंग और बाय अवॉइडिंग द डिसीजन और ऑल्टरनेटिव। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो होती हैं जो कि विच आर इररेलेवेंट एज दे डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर डिसीजंस। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर होता है? एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। लेट्स सपोज वी आर ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू ऐड और ड्रॉप अ प्रोडक्ट। हमारा बिजनेस है, ठीक है, वॉचेस बनाते हैं और हम डिसाइड करना चाह रहे हैं क्या हम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाइन जो वॉचेस की है वो हम स्टार्ट करें या हम इस वॉचेस की प्रोडक्शन को ड्रॉप कर दें। अगर हम वॉचेस की प्रोडक्शन करते रहते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट होगा, कुछ उस पर खर्चे आएंगे, कॉस्ट आएगी, ठीक है। और अगर हम ये वॉचेस की प्रोडक्शन ख़त्म कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तब हमारा कुछ बेनिफिट होगा और कुछ नुकसान होगा। इस इंफॉर्मेशन की असेसमेंट के लिए हमें डेटा चाहिए, कॉस्ट का डेटा चाहिए, बेनिफिट्स का डेटा चाहिए विच इज़ रेलिवेंट टू द डिसीजन। अब यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है। सेल्स में से हमने वेरिएबल एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास नेट इनकम और नेट लॉस का पता चल जाता है। अब आप पहला कॉलम देखो जिसमें लिखा है ऊपर कीप वॉच। इसका मतलब है अगर हम वॉचेस की प्रोडक्शन करते हैं तो फिर क्या होगा, वो वॉचेस प्रोड्यूस करेंगे, सेल होंगी तो हमें सेल्स मिल जाएगी $500,000 की। इन 500,000 की सेल्स पे जो हमने डायरेक्टली खर्चा करना है, मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा करना है, फ्रेट आउट मींस द डिलीवरी चार्जेस, उस पर खर्चा करना है, हमने सेल्स का कमीशन पे करना है, ऑल दीज आर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम पे करेंगे तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बच जाएगा दैट इज़ $300,000। इस $300,000 में से हम अपने डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड और ओवरहेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जिसमें हमारे पास है जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है, इसमें रेंट वगैरह होगा, यूटिलिटी बिल्स होंगे, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाते हैं। सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर, ये जो वॉचेस बनाना है, इस प्रोडक्ट लाइन को जो मैनेजर मैनेज करेगा उसकी सैलरी है। डिप्रिसिएशन चार्जेस हैं। एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है, मतलब जो डायरेक्टली इस वॉचेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है उस पर 100,000 का खर्चा आएगा। फैक्ट्री में जो जगह हमने इस क्या कहना चाहिए एक्स्ट्रा से लेनी है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, उसका रेंट पे करना है 70,000। एंड जनरल एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं दैट आर 30,000। मतलब इसमें सप्लाईज पे खर्चा आ जाता है, स्टेशनरी पे खर्चा आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे जो एडमिन के खर्चे होते हैं वो 30,000 हैं। ठीक होती है बात। तो टोटल आपका फिक्स एक्सपेंस आता है 400,000। ग्रॉस प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आप ये फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो योर नेट लॉस इज $100,000। ये तब होगा अगर हम वॉचेस की प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम वॉचेस की प्रोडक्शन ड्रॉप कर देते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सेल्स नहीं होंगी, तो कुछ भी सेल्स नहीं है। वेरिएबल जब सेल्स नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इन पे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी नहीं लग रहे, ना कोई मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ना लेबर इस्तेमाल हो रहा है, ना कोई कमीशन पे करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी ज़ीरो। अब हम प्रोडक्शन नहीं करें लेकिन फिर भी फैक्ट्री के ओवरहेड तो होंगे। हमने फैक्ट्री रेंट पे ली है, उसका रेंटल तो पे करना है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप जगह रेंट पे लेते हो और फिर कहते हो कि जी हमने इस दफ़ा प्रोडक्शन नहीं की तो हम रेंट नहीं पे करते। नहीं जी, जब तक एग्रीमेंट है ओनर के साथ कि हम ये जगह रेंट पे ली हुई है, आपको रेंटल पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 60,000 तो आप चाहे प्रोडक्शन ख़त्म भी कर दोगे तब भी आपको पे करना पड़ेगा। समझ आई? सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर, अब क्योंकि ये वॉचेस प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो ये प्रोडक्ट लाइन नहीं बनेगी, तो इसको मैनेज करने के लिए मैनेजर की सैलरी नहीं पे करनी पड़ेगी। डिप्रिसिएशन अब भी चार्ज होगी क्योंकि हमने जगह ली हुई है। ठीक है, हमारे पास कोई एसेट होगा, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी जो डिप्रिशिएट तो हो रही होगी। फिर एडवर्टाइजिंग, जो डायरेक्ट हमने एडवर्टाइजमेंट इस वॉचेस की एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना था, क्योंकि हम वॉचेस बना नहीं रहे तो इनका एडवर्टाइज भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये वाली कॉस्ट भी माइनस हो जाएगी, नहीं आएगी। फैक्ट्री का रेंट जो है, क्योंकि ये रेंटल स्पेस हमने ली है फॉर स्पेशली फॉर वॉचेस पर्पज़,
तो फिर जो है ये रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम वॉचेस बना नहीं रहे। लेकिन हमारी जनरल एडमिन एक्सपेंसेस अब भी आएंगे क्योंकि फैक्ट्री में और तो काम हो रहा होगा। ठीक होती है बात। तो ये जो 60,000 है, 50,000 है, 30,000 है, दीज आर अनअवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि हम प्रोडक्शन करें ना या ना करें ये 3 खर्चे हमने करने हैं, तो ये अनअवॉइडेबल हैं। बाकी के जितने वेरिएबल एक्सपेंसेस थे और सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर था, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट था, रेंट ऑफ फैक्ट्री स्पेस था, ये वो खर्चे थे विच वर रेलेवेंट और अवॉइडेबल। हमने डिसीजन लिया कि वॉचेस नहीं बनाते तो हम ये वाले खर्चे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम डिफरेंस फाइंड करें बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव्स तो हमें पता चलेगा हमारी इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स या कॉस्ट एक्चुअली कितने हैं। हम प्रोडक्शन करते हैं तो 500 का बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्शन नहीं करते तो हमें ये 500 का बेनिफिट नहीं मिलता। तो 0 minus 500,000 is minus 500,000 is our overall loss if we do not make this production। इतना हम सारे डिफरेंसेस फाइंड करो तो आप देखो तो अगर हम वॉचेस बनाते हैं तो हमारा टोटल लॉस था 100,000 का। अगर हम वॉचेस नहीं बनाते क्योंकि हमने कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स पे करने हैं तो हमारा जो नेट लॉस आता है दैट इज माइनस 140,000। वॉचेस बनाते हैं तो 100,000 का लॉस था, वॉचेस की प्रोडक्शन ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा 140,000 का लॉस था। तो द नेट लॉस डिफरेंस वॉज ऑफ 40,000। बात समझ में आती है? यहाँ तक कोई मसला? अब अगर हम अपने इस एनालिसिस को समराइज करें तो हमने अगर प्रोडक्शन नहीं करनी तो द कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट विल बी 300,000। अगर हम ये प्रोडक्शन नहीं करते तो हम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन छोड़ रहे हैं, दैट इज़ 300,000। पिछले टेबल में आप देख सकते हो। ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस कर दें हमारी वो कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, दैट जो कि अवॉइडेड है, जो रेलेवेंट कॉस्ट थी, सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर रेलेवेंट थे, एडवर्टाइजिंग रेलेवेंट थी, रेंटल रेलेवेंट था, इन एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस कर दें तो आर नेट डिसएडवांटेज इज 40,000। हम प्रोडक्शन करते थे तो हमें 300,000 का बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है। उस 300,000 के बेनिफिट में से हम ये वाली जो कॉस्ट है इसको माइनस कर देते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर नेट डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए रूल क्या अप्लाई करना है? रूल अप्लाई करने के लिए अगर हमारी फिक्स कॉस्ट की सेविंग, जो हम कॉस्ट को सेव कर सकते थे, जिनको हम अवॉइड कर सकते थे डिसीजन लेने से, हमने प्रोडक्शन नहीं की तो हमने 260 का बेनिफिट ले लिया, $260 हमने बचा लिए ना, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो हमें ना सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर पे करनी है, ना हमें एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना है, ना हमें रेंट पे खर्चा करना है अगर हम प्रोडक्शन नहीं करते। तो बेसिकली वी आर सेविंग $260,000। लेकिन एक तरफ हम $260,000 बचा रहे हैं तो इस 260,000 के खर्चे को अवॉइड करने की वजह से हमें जो 300,000 मिल सकता था बेनिफिट वो नहीं मिल रहा। दैट इज़ ऑल्सो आवर कॉस्ट। Therefore, the difference between these two values is net disadvantage of 40,000। तो हमारे पास एक डिसीजन रूल है कि हमारी अगर अवॉइडेड कॉस्ट या हमारी जो फिक्स कॉस्ट सेविंग थी, जो हमने कॉस्ट बचा ली ड्यू टू टेकिंग अ डिसीजन ऑफ नॉट लाइक प्रोड्यूसिंग द वॉचेस, जो हमने 260,000 सेव किए हैं, इफ़ दे एक्सीड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, फिर हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर हमारी ये वैल्यू एक्सीड हो जाती है देन वी शुड ड्रॉप द डिजिटल वॉच सेगमेंट। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब कॉस्ट को एक और तरह से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम 2 और टर्म्स यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉस्ट, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। Marginal cost is basically defined as the extra cost incurred to produce one additional unit। बिजनेस जितनी भी प्रोडक्शन कर रही हो उससे एक अगर एक्स्ट्रा यूनिट बनाना पड़ जाए तो उस पर जितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा दैट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो हम जो एक यूनिट बनाते हैं उस पर एडिशनल खर्चा जो आता है वो बेसिकली किस चीज़ पे खर्चा आता है? वो खर्चा आता है ऑन मटीरियल एंड लेबर, और इन अदर टर्म्स वेरिएबल कॉस्ट।
तो याद रखो मार्जिनल कॉस्ट और कुछ भी नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम है जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द सेम थिंग। फिर एक और हम टर्म देखते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज जिस तरह कोई भी हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किस तरह करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बिल्कुल इसी तरह एवरेज कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। हमने टोटल खर्चा किया $1000 का और इस $1000 के खर्चे को करके 10 यूनिट्स बनाए हैं। तो हमने ऑन एवरेज पर यूनिट कितना खर्चा किया है, 10,000 डिवाइड बाय 10, 100 इज द एवरेज कॉस्ट ऑन ईच यूनिट। बात समझ में आती है? यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ओके जी, थैंक यू।